किसी ने खूब लिखा है, कहते हैं ना कि मिल ही जाएगी मंजिलें भटकते भटकते, गुमराह तो वह है जो घर से निकला ही नहीं। यानी अगर आप निकले हैं तो मंजिलें तो कभी मिल ही जाएगी, और जिसने तो शुरू ही नहीं किया तो उसे मंजिल क्या मिलेगा। इसी पर एक और शायरी याद आता है, किसी भी जगह पर पहुंचने के लिए किसी जगह से निकलना पड़ता है। अगर आप किसी ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं तो पहले निकलना सीखिए, चलना सीखिए, अंत तो जरूर कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं मेरे भाई? हाँ, तो इससे पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142। मैं राकेश कुमार। आज शुरू करेंगे हम लोग क्लास 10th केमिस्ट्री रसायन शास्त्र। एक्सरसाइज नंबर है 3, यानी भारतीय भवन जो रसायन शास्त्र है, भारतीय भवन प्रकाशन में धातु और अधातु के बारे में इस चैप्टर में हम लोग अच्छी तरह से क्लियर करेंगे। वन शॉट तो वीडियो होगा नहीं, चैप्टर बहुत ही लंबा है। हम लोग इत्मीनान से इसको पढ़ेंगे। बस आपको अभी से लेकर 45 मिनट हमको दीजिए। 45 मिनट में केवल धातु और अधातु और यहां से पूछने वाले जितने भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, इन सारे क्वेश्चनों को भी हम यहीं पर क्लियर करते चलेंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, ये सारी बातें। ठीक है, तो मूल रूप से 2 चित्र आपके सामने दिखाई पड़ रही होगी। ये एक प्रकार का क्षर है, नहीं यानी एक प्रकार की धातु है, और एक ये दिखाई पड़ रही होगी कोयला है, ये इसको हम लोग कहते हैं अधातु। तो मूल रूप से हम लोग इसी दोनों के बारे में पढ़ेंगे। अब ये लोहा है तो लोहा ही नहीं, इससे संबंधित और जितने भी धातु हैं, इन सारे चीजों को हम लोग क्लियर करेंगे। तो ज्यादा देरी ना करके आगे बढ़ते हैं। अब वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से वो हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो देख लेते हैं, ठीक है ना, और लाइक नहीं करते हैं तो पहले लाइक कर लीजिए, और लगले हाथ एगो शेयर भी बटन दबा करके अपने इष्ट मित्रों को भी शेयर कर दीजिए। वीडियो से आप लाभ ले ही रहे हैं तो औरों लोगों को भी इससे लाभ मिल जाए। क्या हम लोग तो कंपटीशन वाला पढ़ाई पढ़ नहीं रहे हैं कि ओकरे नौकरी मिल जाएगा तो हमरे नहीं मिलेगा, वो बात तो ना है ना। यहाँ तो क्या होगा कि आप भी 300 नंबर लाएंगे, अगला भी 300 लाएंगे तो वो भी फर्स्ट डिवीजन होगा, है ना। तो बराबरी वाली बात है, तो इसमें सोचना क्या है कि है कि नहीं। अच्छा, बैठा हुआ था, खचरा सा भाई सब ना, तो हमने टुक रहा था कि रे काहे हो रहा भाई रे। चलिए ठीक है, चलिए, हमारी गलती नहीं है, हमारे स्टूडेंटों की गलती है कि संस्थान को नाश्ता हाउस बना लेता है, जिसको होटल कहते हैं। अच्छा चलिए, तो हम लोग पढ़ेंगे पाठ परिचय, यानी इस पाठ में हम लोग मूल रूप से क्या क्या पढ़ेंगे सुनिएगा। सबसे पहले पढ़ेंगे कि धातु क्या है, यानी अगर आप इस चैप्टर में शुरू करेंगे तो क्या मिलेगा आपको कि धातु किसे कहते हैं, इसके क्या क्या गुण हैं, यानी कि धातु के भौतिक क्या गुण होते हैं, रासायनिक क्या गुण है ना। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अधातु किसे कहते हैं, इनके भौतिक और रासायनिक गुण क्या क्या हैं। फिर आगे पढ़ेंगे आप लोग धातु अधातु में भौतिक गुणों के आधार पर अंतर। फिर पढ़ेंगे धातु और अधातु में रासायनिक गुणों के आधार पर अंतर। यानी इस वीडियो ये आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं मूल रूप से यही पढ़ेंगे। फिर चैप्टर में जो आगे क्या क्या दिया हुआ भाई, तो आप पढ़ेंगे रासायनिक बंधन किसे कहते हैं। ऐसे क्लास 9th में आप ही पढ़े होंगे कि रासायनिक बंधन 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सहसंयोजक बंधन और एक होते हैं वैद्युत संयोजक बंधन। ये आप क्लास 9th में भी पढ़े होंगे, लेकिन उसको भी थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे परमाणु किसे कहते हैं, आयन किसे कहते हैं, है ना, धनायन क्या है, ऋणायन क्या है। फिर धातु क्रम पढ़ेंगे, क्लास 8 में आप लोग ये पढ़े होंगे धातु क्रम,
है ना। लेकिन वहां पर थोड़ा थोड़ा पढ़े होंगे, जिसमें आपने पृथक्करण की विधि पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पढ़ेंगे हम लोग धातुकरण। वही चीज है वहां पर पृथक्करण, वही चीज को विस्तार से यहाँ धातु के बारे में पढ़ेंगे तो धातुकरण पढ़ेंगे। और विभिन्न प्रकार के धातु जो उनके अयस्क हैं, जैसे लोहा है तो उसके अयस्क क्या है भाई, तो हेमाटाइट है, मैग्नेटाइट है, सीडेराइट है, तो ओकरे से हम लोग लोहा प्राप्त करेंगे। उसी तरह से अगर मरकरी है, एक धातु है, इनके अयस्क कौन है, तो भाई सीनेवार है। तो सीनेवार से कैसे हम लोग मरकरी प्राप्त करेंगे, उनके क्या क्या रासायनिक समीकरण होना चाहिए, इन सारी चीजों को ना हम लोग यहाँ पर विस्तार से क्लियर करेंगे। फिर धातु के गुण, फिर पढ़ेंगे मिश्र धातु, संक्षारण इत्यादि इत्यादि बारे में हम लोग विस्तार से इसमें चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ज्यादा देरी ना करके, तो हम लोग तो समझ गए कि चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ये वन शॉट वीडियो है जहां से हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन बात, तो धातु के क्या क्या गुण हैं, अधातु के क्या क्या गुण हैं, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और दोनों में अंतर, इतना ही हम लोग इसमें पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले समझिए तथ्य। हमारा बुक कहता है कि अभी तक 111 तत्वों की खोज हो चुकी है, बुक कह रहा है। लेकिन वास्तविकता अगर नेट पर सर्च करिएगा गूगल महाराज पर, तो वहां पर आपको मिलेंगे 118 तत्व। अभी तक कितना तथ्य खोज हो चुका है, 118। लेकिन जब हमारा किताब प्रकाशन हुआ था, यानी जब एडिशन कहते हैं, तो उस समय तक 111 तथ्य की खोज हो गई थी। अब आपके दिमाग में एक शब्द आता होगा कि अगर सर इस तरह के एग्जाम में कहीं पूछ दिया तो हम क्या करेंगे, तो तू बउआ 111 लिखना, क्या है कि तोरा कह रहा है बुक से लिखने के लिए, है कि नहीं। 118 जो करंट अफेयर वाले छात्र हैं, जो बीपीएससी की परीक्षा देंगे, वो लोग लिखेंगे 118, लेकिन हम लोग लिखेंगे कितना, 111, क्योंकि हमारा बुक कह रहा है कि 111, हम बुक से ही परीक्षा दे रहे हैं तो हम लिखेंगे 111। कोई दिक्कत, चलिए आगे। तो यहां से एगो ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। तो 111 तत्व हैं, जिनमें 2/3 से ज्यादा जो है धातु वाला है, उससे कम जो है अधातु, उससे कम क्या, बहुत कम अधातु है, और मात्र 6 गो उपधातु है। ठीक है, यानी कुल 111 में इस तरह की बातें हैं। लेकिन हमने एक आंकड़ा तैयार किया है यहाँ पर, जो अभी नया वाला है उनमें की बात कर रहे हैं। 92 तत्व हैं धातु, 22 हैं अधातु और 7 है उपधातु। हम यहाँ पर शॉर्ट में लिख भी दिए हैं, ये नया आंकड़ा के अनुसार है, ये नई का वाला के नहीं। अब पुराना वाला के अगर जोड़ोगे तब 92 अब 22, तो जोड़ दो, 2 2 4 और 7 7 4 11 के एक हासिल 1, 9 2 11 1 12, 121 हो रहा है, नहीं हो रहा है, 9 और 2 11 1 12, ठीक है ना। तो इस हिसाब से बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन हमें कितना मिला है अभी तक, 111। तुमसे पूछेगा नहीं कितने धातु कितने अधातु हैं, ये खाली पूछेगा कुल कितने तत्व की खोज हो चुकी है, तो 111। अब आगे चलते हैं। अब धातु कौन कौन है सो भाई देख लो, तो सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, लेड, है ना, ये सब क्या है, धातु है। अधातु कौन है, तो कार्बन, सल्फर, आयोडीन, क्लोरीन इत्यादि, है ना, ये सब हमारे प्रमुख अधातु हैं। इसी तरह से अब आपके दिमाग में एगो शब्द आता होगा कि ए सर, कहीं अगर पूछ दिया 4 गो नाम दे के, आप पूछ देगा कि अरे भैया धातु कौन है, अधातु कौन है, कैसे पहचानेंगे। कुछ नहीं, एक सिंपल तरीका है। 95% यानी जो भी हमारे पास धातु हैं उनका अगर निकालिएगा 95% में 100 में होगा, याद रखिएगा, यम 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 यम, है ना, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, है ना, तो ये सब रहेगा तो समझ जाना ही क्या है, धातु है। ठीक है ना, 95%। अब सब में नहीं होता है, अगर सब होता तो सिंपल तरीका हो गया कि यम वाला होगा धातु, लेकिन सब में नहीं है, याद रखिएगा, कुछ अपवाद भी है। उसी तरह से अगर अधातु पहचानना होगा तो याद रखना, ओकरे अंतिम में रहेगा रीन, इन 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 रहेगा, आयोडीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, है ना, तो इन इन रहेगा तो समझ जाना ये कौन है, ये अधातु है। कोई दिक्कत, तो इस तरह से धातु अधातु पहचानने के लिए हम लोग एक शॉर्ट तरीका निकाल लेते हैं। कोई दिक्कत। अब देखिए, अब आपके दिमाग में आता होगा कि सर ये चैप्टर पढ़ने का क्या मतलब, हमको ये धातु अधातु पढ़े से हमरा क्या फायदा। सबसे पहले देखो,
हमारे जीवन में ना धातु का बड़ा महत्व है। हमारे जीवन में धातु का बड़ा महत्व है। सबसे पहले तो मानव बॉडी में एक धातु पाया जाता है रक्त में, उसका नाम है लोहा, है कि नहीं। और लोहा की कमी से एगो बीमारी हो जाती है, उसका नाम है एनीमिया, या उसको हम लोग रक्त लपटा भी कह सकते हैं, है ना। तो एगो ऑब्जेक्टिव यहां से भी बनता है कि मानव रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है, तो लोहा। याद रखिएगा, मानव रक्त में कौन सा धातु। चलिए, इसके अलावे आप अपने आसपास नजर दौड़ाओ तो सबसे ज्यादा आपको धातु की जरूरत होती है, जिसमें लोहा की ज्यादा जरूरत है, तांबा की ज्यादा जरूरत है ना। चाहे वो सड़क बनानी हो, पुल पुलिया का निर्माण हो, गाड़ी का निर्माण हो, बर्तन का निर्माण हो, है ना। तो इन सारे कार्यों में धातु का तो उपयोग होता ही है। साथ ही साथ अब गौर करके देखो, एगो अमेरिका, एगो रूस, एगो चीन, ये तीन देश जो है दुनिया के सामरिक दृष्टि से सबसे शक्तिशाली है। कोई ओकरा से नजर नहीं मिला सकता भाई। आखिर क्या कारण है कि ये लोग काफी, यानी ये देश जो है काफी समृद्ध है, हम लोग बड़ा कमजोर हैं। तो जानते हैं कि जितना धातु है ना, तो कुछ तो दैनिक जीवन में उपयोग होता है, और कुछ ऐसा धातु है जेकरा बम उम बनाने में बड़ा काम आता है ना। जैसे यूरेनियम, प्लेटेनियम, रेडियम, ये सब जो हैं सामरिक दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये सब जो धातु है अमेरिका, रूस और चीन देश में ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। अब हमारे यहां तो यूरेनियम है ही नहीं। अब परमाणु बम बनाने के लिए चाहिए यूरेनियम, अच्छा किस्म का हमारे पास यूरेनियम नहीं है, तो हम लोग किसी देश से खरीदते हैं तो अब हमको मिलता है। तो हम कैसे परमाणु बम बनाएंगे, तो सामरिक दृष्टि से हम कैसे मजबूत होंगे, है ना। वो तो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, बड़ा बुद्धिजीवी आदमी, अमेरिका से चुरा के नाम के खरीद के लिए जो भाई हम लोग परमाणु भट्टी में प्रयोग करेंगे यूरेनियम, और चुरा के परमाणु बम बना लिए। तो वो तो अलग बात थी। लेकिन अगर हमरा अपना होता तो ओकरा में कोनो के बपौटी लिखल था, हम बनाते अपन, आ वो लोग बना रहा है, हम लोगों पर रोक लगैले है, देवे नहीं करता हमको ना। तो चलिए छोड़िए। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ धातु का उपयोग तो घरेलू काम में है, नहीं जी। जैसे एल्यूमिनियम का उपयोग था घरेलू काम में नहीं, बर्तन बनावे में। कुछ धातु जैसे आभूषण में प्रयोग होता है, सोना चांदी, नहीं। तांबा है तो बिजली उपकरण में। लेकिन यूरेनियम, थोरियम जो है वो सामरिक दृष्टि से है। तो ऐसे तत्व को कहते हैं हम लोग सामरिक तत्व या सामरिक धातु। ठीक है, चलिए यहां तक समझ गए। अब आगे आप पढ़ ही रहे हैं तो तनी धातु के कोनो विशिष्ट गुण देख लेते हैं। तो धातु का हम लोग पढ़ेंगे भौतिक गुण और रासायनिक गुण, दोनों के बारे में यहां पर चर्चा करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले पढ़ेंगे भौतिक गुण। आपसे परीक्षा में पूछेगा कि धातु के कौन कौन से भौतिक गुण हैं, धातु के कौन कौन से रासायनिक गुण हैं, परीक्षा में पूछता है। तू अब ध्यान रखना, पहला भौतिक गुण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, है ना। जितने भी धातु हैं उनके अंतिम कक्षा में याद रखिएगा 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो मूल रूप से क्या होंगे, धातु होंगे। याद रखिएगा कितने होंगे, 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो समझिएगा कि अब देखिए एक लड़की कह रही है कि धातु जैसे लोहा खरीदेंगे उसमें एक लिखल रहेगा कि भाई देखिए नहीं बोल रही, अरे ऐसी बात नहीं है बती। देखो इसका क्या है ना कि पहले ना तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना होता है, लिखने के बाद तब चेक करना है कि अंतिम में क्या आ रहा है। जैसे देखिए सोडियम, परमाणु संख्या कितनी होती है भाई, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो 2 आएगा, 8 आएगा, 1, तो अंतिम में 1 आ गया तो क्या होगा, ये दरअसल सामान्य तो इतनी ही होती है। तो आपने क्या समझा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हम बता सकते हैं कि कौन कौन धातु है, कौन कौन अधातु है। तो पहला 1, 2, 3, जिसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होगा तो वो क्या होगा। चलिए आगे, दूसरा गुण है विद्युत धनात्मकता का गुण, यानी कि कोई भी जो भी धातु हैं वो विद्युत धनात्मक बनाने की गुण रखते हैं। अब कहेगा सर हम नहीं समझे, तो नहीं समझे तो क्या हुआ, आप पहले समझ लीजिए ना। अभी क्या देखिए आप, Na क्या है भाई, सोडियम है,
परमाणु संख्या कितना है? तो पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, और दूसरी में कितनी, और तीसरी में कितनी, एक है। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को देने की प्रवृत्ति रखता है। हम जानते हैं कि 1 2 3 वाला किसी को देगा, 7 6 5 वाला किसी से लेगा। अब ये घूम रहा था और 7 वाला इसको मिल गया, क्लोरीन मान लो, क्लोरीन, तो 2 8 7, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर दिया, दे दिया। तो सोडियम में इलेक्ट्रॉन कितने, 11, और प्रोटॉन कितने, 11, दोनों तो 11 11। तो अपना एक इलेक्ट्रॉन ये किया क्या, किसी को दे दिया, तो इलेक्ट्रॉन कितना हो गया इसको, तो इलेक्ट्रॉन है ऋण आवेशित, अब प्रोटॉन क्या है उसका, धन आवेशित, तो इस पर एगो धनायन क्या हो गया, चढ़ गया, यानी ई हो गया धनायन। अब समझ में आई बातें कि कोई भी धातु है तो अंतिम में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 किसी को देगा तो ये क्या बनाएगा, धनायन। यानी धातु जो होते हैं वो धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। किसी को दिक्कत? चलिए तीसरा गुण, आघात वर्धनीयता, यानी धातु में एक गुण होता है आघात वर्धनीयता का। तो आप कहिएगा सर जी आघात वर्धनीयता क्या है, परीक्षा में पूछता है कि आघात वर्धनीयता से आप क्या समझते हैं। कभी लोहार के यहाँ गए होंगे, इतनी को लोहा लोग लेके जाता है और कहता है भैया, सॉरी मेरे भाई, विद्युत गायब हो गई थी, इन्वर्टर भी है, पता नहीं क्या हो गया था। चलो ज्यादा नहीं देरी करते हुए चलते हैं हम लोग। तो हम लोग पढ़ रहे थे आघात वर्धनीयता के बारे में। अब लोग जाते हैं और लोहार के यहाँ एक छोटी सी लोहा ले जाकर के कहते हैं भैया एकरा ना खुरपी बनावे के छे, खुरपी। वो क्या करता है, वो लोहा को रख देता है आग में, जब वो गर्म हो जाती है मारी हथौड़ा से पीट पीट के इतनी सी लोहा को इतना बड़का वो खुरपी तैयार कर देता है। इसका मतलब क्या समझे भाई, इसका मतलब क्या हुआ कि एक धातु में यह गुण है कि उसको पीट पीट कर चादर जैसी बनाई जा सकती है, यानी लंबा बनाई, मतलब उसको क्या कहते हैं, बड़ा फैलाया जा सकता है। तो इसी गुण को कहते हैं आघात वर्धनीयता। आपसे परीक्षा में पूछेगा कि आघात वर्धनीयता किसे कहते हैं, तो लिखना धातु के वह गुण जिसमें उसे पीट पीट कर एक चादर जैसी बनाई जा सकती है, यानी कि चौड़ी लंबी बनाई जा सकती है, तो उसको कहते हैं आघात वर्धनीयता। कोई दिक्कत? अब आगे चलेंगे। तन्यता, तन्यता का मतलब होता है कि धातु के वैसे गुण जिसमें उसे खींच कर पतली तार बनाए। देखिए तन्यता का मतलब होता है खींच कर तार बनाना, वो भी मजबूत रहेगा। आघात वर्धनीयता का पीट करके चादर जैसी बना। अब गौर करना, सोना और चांदी जो है ये दोनों धातु में आघात वर्धनीयता और तन्यता ज्यादा होती है। 100 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है, फिर भी वो मजबूत रहेगा। देखे ना छोटे छोटे आभूषण बनाए जाते हैं हल्के हल्के, किसके, सोने और चांदी के, किसके कारण, आघात वर्धनीयता और तन्यता के कारण। अगर वहीं लोहा का बनाया जाए तो क्या होगा कि काने उड़ना मर जाएगा, है ना, क्या है कि नहीं। लेकिन इस सोने चांदी के आभूषण क्यों बनाए जाते हैं भाई, क्योंकि उसके आघात वर्धनीयता तन्यता ज्यादा होती है, तो उसके हल्के हल्के आभूषण भी मजबूत होते हैं, है ना, पतला पतला भी रहेगा लेकिन मजबूत रहता है। चलिए आइए किताब की ओर। हाँ, सभी धातु की तन्यता एक जैसी नहीं होती है। अब आगे चलेंगे द्रव्यनांक और क्वथनांक। चलिए मेरे भाई, तो द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या है। तो द्रव्यनांक हम लोग पढ़े थे क्लास 9th में पढ़े होंगे कि जिस ताप पर कोई पदार्थ गलना शुरू करता है, और क्वथनांक हुआ जिस ताप पर कोई पदार्थ उबलना शुरू करता है ना। तो क्वथनांक हो गया यानी उबलने की क्रिया, और द्रव्यनांक हो गई गलने की क्रिया, पिघलने की क्रिया, है ना। तो द्रव्यनांक समझ गए और क्वथनांक समझ गए। अब ये दोनों धातु के उच्च होते हैं, यानी कहने का अर्थ है कि जितने भी धातु हैं उनके द्रव्यनांक भी ज्यादा होता है और क्वथनांक भी ज्यादा होता है। जैसे आपकी किताब में एक आंकड़ा दिया हुआ है कि जिंक है यानी जस्ता, जिसके द्रव्यनांक है 419 डिग्री सी, यानी 419 डिग्री सी ताप दीजिएगा तब जस्ता गलेगी। वहीं पर उबलने की बात करें, अगर खदकने की बात, तो 907 डिग्री सी पर वह खदकेगी, ठीक है ना। लोहा की बात करेंगे तो 1355 डिग्री सी ताप दीजिएगा
तो वो पिघलना शुरू करेगी, गलना। लेकिन 2750 डिग्री सी ताप दीजिएगा तब वो उबलने लगेगी। यानी कहने का अर्थ है 2750 बहुत ज्यादा तापमान हुआ ना डिग्री सी, तो कहने का अर्थ है कि धातु के द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। लेकिन वहीं पर अगर दूसरी बात करेंगे, जैसे सीजियम है, मात्र 28 डिग्री सी पर वो गलने लगेगी और 680 डिग्री सी पर वह उबलने लगेगी। यानी कहने का अर्थ है कि सभी के अलग अलग द्रव्यनांक क्वथनांक होते हैं, लेकिन फिर भी उच्च होते हैं। आगे है उष्मा और विद्युत के चालकता। यानी कि जितने भी धातु होते हैं ना, वो उष्मा के चालक होते हैं और विद्युत के सुचालक होते हैं। याद रखिए, दो बात है, एक उष्मा है तो उष्मा की चालक और विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। जैसे देखिए, कभी आपके घर में रोटी बनता होगा घर में ना, तवा आता है दो तरह का, एक आता है जिसमें लकड़ी का बेट लगल रहता है, पूरा रोटी बन भी गया, हैंडल पकड़ लीजिए लकड़ी वाला, उतार के रख दीजिए। प्लास्टिक का भी हैंडल रहता है किसी किसी में, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, आराम से आप उतार सकते हैं। लेकिन अगर लोहे की बेट हो तब तो पूरा बॉडी गर्म हो जाता है, जैसे दाल छौंकाता है नहीं दिखाता है, तो हम लोग उसका जो बेलचा होता है, कटोरी आगे में रखते हैं, अब पूरा जो है हथरा बाहर रहता है, फिर भी पूरा हथरा क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, क्या है कि नहीं। अब हमारे कोचिंग की एक लड़की है सादिया, अब उसकी मम्मी क्या की, खाना बनाई, सब्जी चलाते समय वो करछुली है ना, छोलनी जो होता है, छोलनी उसी में छोड़ दी, चली गई बाहर, खिस्सा उस्सा बतियाने लगी। थोड़ी देर बाद याद आया कि सब्जी तो चलेबे नहीं किए, सादिया को भेजी कि जाओ जाओ जल्दी सब्जी। वो गई या धर से पकड़ी, धर से चिचिया बाहर आई, क्या हुआ भैया रे, तो पूरा वो क्या हो गया था, गर्म हो गया था। नहीं, बुर्बक लड़के हैं, इसको पढ़ा भी देते हैं तभी याद नहीं रहता है। तो कहने का अर्थ है कि वो उष्मा का क्या है भाई, चालक है, जिसके कारण वो पूरा बॉडी क्या हो गया, गर्म। लेकिन सभी ऐसे नहीं होते हैं। अब शीशा का देखे होंगे ग्लास, उसमें चाय भी रख करके पी, हाँ ज्यादा गर्म में वो भी खराब हो जाता है, देखे होंगे। यानी वो भी होता है चालक, लेकिन अच्छा चालक नहीं होता है। शीशा भी गर्म होता है, लेकिन अच्छा चालक है, लेकिन अच्छा चालक नहीं है। उसी तरह से वो विद्युत के कुचालक होते हैं, उससे करंट नहीं जाती है, करंट नहीं जाती है। लेकिन बच्चा में हम लोग थे, 100 वाट वाला बल्ब आता था, शीशो पकड़ के खोलते थे तो गर्म रहता था, तो लगता था कि हमको झटके मार रहा है, जल्दी से ना छोड़ के भागते थे। अरे भाई उसमें करंट थोड़ा ही था, वो तो गर्म था। चलिए आइए किताब की ओर, तो समझ गए ना, उष्मा और विद्युत के क्या होते हैं, चालक और सुचालक। अब आगे चलते हैं हम लोग। तो आप क्या देख रहे थे कि धातु उष्मा के चालक और विद्युत के सुचालक होते हैं। अब एक अपवाद में याद रखिएगा, अपवाद में पूछेगा वहां, कौन ऐसे धातु जो विद्युत के कुचालक, तो लिख देना शीशा। कौन ऐसे अधातु जो विद्युत के सुचालक, अधातु है लेकिन सुचालक है, तो याद रखना ग्रेफाइट, है ना। आप लोग क्लास नीचे वाली क्लास में पढ़े होंगे, 8वां में पढ़े होंगे कि भाई इस सुचालक कुचालक के बारे में दिखाया है। वहां पर कैसे दिखाया भाई, कि एगो बैटरी ले लिया है ना, यहां से एगो तार जोड़ा, आप बल्ब तक ले जाना था उसको, लेकिन बीच में तार क्या हो गया, कम हो गया, तब पेंसिले को जोड़ दिया। कौन पेंसिल वाला, जो हम लोग लिखते हैं, कट पेंसिल जिसको कहते हैं। उसका मतलब, अरे भैया उनमें जो काला काला है ना, वही ग्रेफाइट है और वही विद्युत का सुचालक है, यानी ग्रेफाइट विद्युत का क्या हो गया। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब आगे है चमक। जितने धातुएं होती है ना, सब में एक विशेष प्रकार की चमक होती है। जितने धातु होती है सब में एक विशेष प्रकार की चमक, लेकिन आयोडीन, आयोडीन और ग्रेफाइट, इसमें भी चमक होती है, लेकिन ये अधातु है भाई मेरे, याद रखना, अपवाद इसको कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो सभी धातु क्या भाई, चमक होती है, लेकिन ग्रेफाइट आयोडीन क्या है। अब आपसे वहां पूछेगा वो क्वेश्चन, क्या आयोडीन में धात्विक चमक होती है, तो फिर आयोडीन अधातु क्यों होता है। तो आप बोल देंगे कि अपवाद में सभी धातु में चमक होती है, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो वह क्या होता है, अधातु वाला गुण प्रदर्शित करता है। दूसरा, जितने भी गुण उसके हैं सब है अधातुए वाला, एक के वो चमक वाला है धातु वाला, इसलिए उसको अपवाद में रख दिए हैं।
आगे चलते हैं। कठोरता, अब जितने भी धातु है ना भाई वो सब कठोर होते हैं, जितने भी धातु हैं वह क्या होते हैं, कठोर। लेकिन याद रखिएगा एगो धातु है कठोर नहीं है, वो द्रव है, उसका नाम है मरकरी, पारा। उसका क्या नाम है भाई, मरकरी या पारा। आपसे पूछेगा कि कौन ऐसे धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, मरकरी। अधातु में पूछेगा तब ब्रोमीन, ठीक है ना। जितने धातु तो सब में मरकरी है द्रव, जितने अधातु हैं उनमें द्रव में कौन है, तब ब्रोमीन, ठीक है। आगे ध्वनि, सभी धातु को पीटने पर एक विशेष प्रकार की आवाज उत्पन्न होती है। अब चलते हैं भौतिक अवस्था। कमरे के ताप पर धातुएं सामान्यतः ठोस पाई जाती है, मरकरी सामान्यतः क्या है, द्रव होती है। अब घनत्व, सभी धातुएं घनत्व उच्च होते हैं, पोटेशियम सोडियम इसका घनत्व थोड़ा सा निम्न होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि समझिए कि जो भी धातु है ना भाई उसको हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, आसानी से उसको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। किसको, सोडियम को, पोटेशियम को। लेकिन सभी धातु को हम आसानी से काट भी नहीं सकते हैं। जैसे लोहा को चाकू से काटा जा सकता है, लेकिन सोडियम को आप चाकू से काट सकते हैं, पोटेशियम को काट सकते हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर से एगो ऑब्जेक्टिव आता होगा कि कौन धातु मुलायम, सोडियम। अब पोटेशियम, किस धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, सोडियम। पूछेगा, अरे हम नहीं पूछ रहे हैं, तो एक ऑब्जेक्टिव में पूछता है, वह हमरा याद सब रहता है तो बता देते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे धातु के भौतिक गुण। क्या क्या पढ़ा हमने, पहला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के, भौतिक अवस्था के बारे में, कठोरता, ध्वनि, आघातवर्धनीयता, तन्यता, द्रव्यांक क्वथनांक, घनत्व इत्यादि इत्यादि, ठीक है। चलिए, इतना क्लियर हो गया। अब चलेंगे हम लोग रासायनिक गुण के कर, धातु के, हमर न धातु के। ये लड़की है आशा में देख रही है कि सर जी अपन गुण बतावेंगे, हम अपन गुण कहां से बतावेंगे। चलिए आए किताब को, तो हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक गुण, है कि नहीं। चलिए, सभी धातुएं धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। अभी पीछे हमने बताया कि सोडियम है, अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन वह किसी को दे देगा। जैसे मैग्नीशियम है, अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा। एल्यूमिनियम है, 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, नहीं दे देगा भाई। तो इसका मतलब धनायन बनाएगा। धनायन बनाएगा का मतलब में रासायनिक गुण है भाई। तो क्या क्या रासायनिक गुण है, तो नंबर 1 ऑक्सीजन से संयोग। याद रखिएगा, पूछेगा आपसे परीक्षा में कि धातु के रासायनिक गुण लिखिए, तो आप ऐसे लिखेंगे ऑक्सीजन के साथ संयोग। सभी धातुएं ऑक्सीजन से संयोग कर ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है, ऑक्साइड। जैसे देखिए एक धातु है जेकर नाम है Na यानी सोडियम, ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया है तब बनाया है Na2O यानी सोडियम मोनोऑक्साइड, यानी ऑक्साइड बनाया है। तो आप क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन के साथ संयोग, कोई भी धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगी और ऑक्साइड बनाएगी। जैसे कार्बन ऑक्सीजन संयोग करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्सीजन संयोग करेगी, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, है ना। चलिए, बहुत अच्छी। अब जितने ऑक्साइड है ना वो एक साथ 2-2 गुण प्रदर्शित करते हैं। सब नहीं, कुछ ऑक्साइड 2-2 गुण प्रदर्शित करते हैं। अम्लों के गुण प्रदर्शित करते हैं और भस्मों के भी गुण प्रदर्शित करते हैं। तो इसे कहते हैं द्विधर्मी ऑक्साइड। नाम से ही पता चल रहा है, द्विधर्मी माने द्वि माने 2 और धर्म माने गुण, 2 गुण वाला, अम्ल वाला भी गुण रहेगा और भस्म वाला भी गुण रहेगा। यानी परीक्षा में बड़ा पूछता है कि द्विधर्मी ऑक्साइड के 2 उदाहरण दीजिए, ऐसे पूछता है भाई। तो क्या लिखोगे, तो लिखेंगे वैसे ऑक्साइड जो अम्ल के भी गुण प्रदर्शित करते हो और भस्म के भी गुण प्रदर्शित करते हो। मतलब वो अम्लों के साथ भी अभिक्रिया कर लेगा और भस्मों के साथ भी अभिक्रिया कर लेगा। जैसे में एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी ई बॉक्साइड का सूत्र है, जैसे जिंक ऑक्साइड, जैसे PbO, है ना, यानी सीसा का ऑक्साइड है ना। तो इस तरह से जितने भी ऑक्साइड है ना, कुछ उदाहरण हमने दे दिया है। ये परीक्षा में याद रखिएगा, Al2O3, ZnO, PbO, है ना। ये सब क्या है, ऐसे ऑक्साइड हैं जो दोनों गुण प्रदर्शित करते हैं। किसी को दिक्कत, चलिए अब आगे चलेंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे रासायनिक गुण में पहला ऑक्सीजन के साथ संयोग, दूसरा है जल के साथ अभिक्रिया। जितने भी धातु है ना वो जल से अभिक्रिया करते हैं
और जल से अभिक्रिया करने के बाद क्या उत्पन्न करते हैं, तो याद रखेंगे हाइड्रोजन गैस। जैसे Mg प्लस H2O अभिक्रिया किया तब बनाया MgO प्लस हाइड्रोजन गैस। और याद रखिएगा कोई भी धातु जल से अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस तो उत्पन्न करती ही है और साथ साथ संक्षारित भी होता है, यानी जंग भी लगता है। क्या, जैसे सुनते होंगे आपके पिताजी एक नया नया छड़ खरीद के लाए, एकदम चमचमाती छड़ थी, लेकिन आप 10 दिन उसको खुले वायु में छोड़ दिए, परिणाम क्या हुआ, धीरे धीरे उसका रंग पीला पीला भूरा भूरा हो गया, जंग लग गया, उसको कहते हैं नहीं, यानी संक्षारण। किसके कारण भाई, तो जल के कारण, नमी के कारण, है ना। हेलो, आगे हैं अम्लों के साथ अभिक्रिया। जितने भी धातु हैं वो अम्ल से अभिक्रिया करेंगे तो संक्षारित होंगे, और वो याद रखिएगा ये क्लोराइड या सल्फेट दोनों बनाते हैं, क्लोराइड भी बनाता है और सल्फेट। अगर मान लीजिए धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से बनाएगा तो क्लोराइड बनाएगा। जैसे देखिए सोडियम HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया किया तब बनाया सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड बनाया। अगर वही सोडियम सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कर लेगा तब क्या बनाएगा, सोडियम सल्फेट। यानी कहने का अर्थ है आप ऐसे लिख सकते हैं कि अम्ल से धातु तो अभिक्रिया करती ही है, लेकिन बनाती क्या है भाई, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, क्लोराइड सल्फेट कार्बोनेट सब बनाती है, ठीक है। यानी संक्षारण भी होती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। लेकिन याद रखेंगे सोना और प्लेटिनियम जो है ये बहुत ही कम क्रियाशील है, यह किसी भी अम्ल से अभिक्रिया जल्दी नहीं करती है, इसीलिए इसका उपयोग आभूषण बनाने में होता है। तो अब यहां से वो क्वेश्चन पूछता है, पूछेगा कि सोने चांदी के आभूषण क्यों बनाए जाते हैं, तो एक दो गो गुण है। पहला गुण है आघात वर्धनीयता और तन्यता, जिसके कारण हल्के हल्के आभूषण बनते हैं। और दूसरा गुण है कि संक्षारित सामान्य अम्लों से नहीं होती है, ठीक है। ये घुलेगी किसमें, तो अम्लराज में। किसमें घुलेगी, अम्लराज में, है ना। अम्लराज समझ रहे हैं, इसका नाम है एक्वारेजिया। इसका क्या नाम है भाई, एक्वारेजिया। एक दिन की घटना क्या हुई मालूम है आप लोगों को, नहीं मालूम है। जैसे हमारे बगल की एक छात्रा है, उनका नाम है कुमकुम। इसको आभूषण बड़ा प्रिय है, ऐसी भी लड़कियां को ना उमका झुमका में बड़ा मन लगता है, ठीक है ना। तो इसकी मम्मी को मिली थी एक बहुत बड़ा एगो सोना का हार था, लेकिन रखले रखले मलिन हो गया था। अब क्या हुआ, ये सोची कि इसको तनी साफ सुफ करवा लेते हैं, बगल में वो शादी है, पहिर उड़ के जाएंगे हम किधरों किधरों। हाँ, एक सोनार भाई जा रहे थे, उसको कहा कि भैया इसको तनका साफ कर दीजिए। कहा अच्छा ठीक है। पहले पूछ लिया घर पर मम्मी उम्मी है कि नहीं, तो ना चौर गई है, तो रख उधर आलू कुराई रहा है वहीं देखने गई है। वो क्या किया, एगो द्रव निकाला, उसमें साफ सुफ करके आप पूरा जो है चमका तो दिया भाई, सोना चमचम हो गया उसका सोना, लेकिन हाथ में जब ये उठाई तो देखिए हल्का हो गया। अब तो रोना शुरू कर दी। हम जा रहे थे रास्ते से, हम रुक गए भाई, पूछे क्या हुआ, तो रो करके सुबह सुबह के बता रही थी कि हाँ कहे सर जय से। अरे भाई, तो हमने अब सोनार जो कह रहा है कि हमने कुछ नहीं किया, ये देखिए भाई, ये बोल रही कि भारी वाला था। हमने भाई दौरा जो तुमने रखा है वो कहाँ दौरा है, उसमें तुमने इसको गला दिया है। तो कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। हम बोले हाँ भाई, हमने किताब में पढ़ा है कि सोना गलता किसमें है भाई रे, तो एक्वारेजिया में। एक्वारेजिया उसको क्या कहते हैं हम लोग, अम्लराज। इसका मतलब क्या समझे आपने, कि सोना और चांदी जो है ना सामान्य अम्ल में नहीं गलते हैं, वो किसमें गलेंगे, एक्वारेजिया में। तो ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि सोना किस अम्ल में गलता है या संक्षारित होता है, तो याद रखेंगे एक्वारेजिया में। और बनल किसका होता है, तो याद रखिएगा एक है आप देख रहे हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और एक है नाइट्रिक अम्ल, ये दोनों का वो मिश्रण होता है। किसी को दिक्कत, चलिए धन्यवाद। अब है धातु के अन्य धातुओं के लवणों के विलयन के साथ अभिक्रिया। अब देखिए धातु में वो गुण होता है, आप याद होगा पढ़ाए थे कि किसी का स्थान वो ले लेता है और दूसरा को भगा देता है। जैसे अभी एगो नया ताजा ताजा खबर मिली है हमको, मेरठ में हुआ है घटना, यूपी के मेरठ में एक लड़की है, उसका नाम याद नहीं है, शायद मुस्कान नाम है, मुस्कान नाम है, हाँ 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 मुस्कान नाम है। अब वो लड़की एक लड़के से प्रेम की, सही बता रहे हैं, गलती बात नहीं, आज की घटना ताजा अभी तो अभी फिलहाल की।
और वो प्रेम में इस कदर हुई, लड़का थोड़ा सा मनी वाला था तो वो शादी भी कर ली ओकरे से। चलिए, तो क्या हुआ कि वो शादी भी कर ली, उससे एक बेटी का जन्म भी दी उसके बाद। लेकिन क्या होता है ना कि लड़का रहता है बहुत ज्यादा दूर, यानी इंग्लैंड में वो नेवी में रहता है, कोई नौकरी करता है, तो लड़का का ज्यादा वहीं रहना सहना होता है। अब ये मुस्कान यहाँ घर पर रहती है और इसी बीच एक और लड़के से इसका प्रेम भाव हो जाता है। अब परिणाम क्या हुआ भाई, परिणाम क्या हुआ कि ये दोनों मिल के वो लड़के को 15 टुकड़ा कर दी, वही इंग्लैंड वाले लड़के का, जबकि वो भी प्रेमी ही था। गार्जियन का भी दो बिरादर में थे, दो अलग अलग कास्ट में, दोनों अपनी मन से शादी किए थे। लेकिन वो लड़के को बुला के और पहले वाले प्रेमी का दूसरे वाले से मिलके वो 15 टुकड़ा कर दी। और करके क्या की है, उस सीमेंट 200 लीटर वाला ड्राम लाई, सीमेंट लाई, बालू लाई, आ उमे ओकरा रख के आ ओकरे में वो जमा दी, आ खुद निकल गई शिमला चली गई घूमने के लिए। आप देख लीजिए, ये हमारी फितरत है। तो वही यहाँ धातुओं का वही फितरत है। देख लो भाई कि ये देख रहे हैं ना, एफ ही जो है ये कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया किया। बेचारा कॉपर कितना बढ़िया अपने साथ जी रहा था जिंदगी, ये आके कबाब में हड्डी बनाया, फिर एफ ही उसका जगह ले लिया, किसका, सीयू को। आई कबाब में हड्डी को क्या कर दिया भाई, भगा दिया। ठीक है ना। अरे हम वो किसानी सुना रहे थे, यहाँ सुना रहे थे, धातु में एक गुण होता है कि दूसरे धातु का स्थान वो क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे धातु के अन्य धातुओं के स्थान परिवर्तन की क्रिया उसके साथ। तो जैसे लोहा कॉपर सल्फेट की विलयन से अभिक्रिया किया, बनाया फेरस सल्फेट और कॉपर को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। और धातुओं के लवणों विलयन के साथ अभिक्रिया, हम लोग इस सब बारे पहले भी पढ़े थे, नहीं उसको क्या पढ़े थे हम लोग, विस्थापन अभिक्रिया। चलिए, तो अभी तक आप पढ़ रहे थे, अभी तक आप पढ़ रहे थे, अरे उरो ना, बदमाशी क्या करता है, धातु के रासायनिक गुण। तो क्या क्या पढ़ा आपने, तब पहला पढ़ा आपने ऑक्सीजन से अभिक्रिया, फिर पढ़ा आपने जल से अभिक्रिया, अम्लों से अभिक्रिया, और धातुओं के लवणों के विलयनों से अभिक्रिया। अब चलेंगे हम लोग अधातु के बारे में चर्चा करेंगे। अभी तक आपने कितना तत्व की चर्चा किया था, 111। 2/3 क्या है भाई, धातु है। तो धातु का क्या क्या गुण है, तो आप लोग तो समझिए गए कि कठोर होंगे, घातवर्धनीय तन्य होंगे। आज जेकरा में ई गुण नहीं होगा तो ओकरा क्या कहेंगे भाई, अधातु कहेंगे। दैट्स ऑल। जेकरा में ये दोनों गुण नहीं हो तो क्या कहेंगे हम लोग। चलिए, तो समझ गए कि जिसमें ये सब गुण नहीं होगा वो क्या होगा। और 22 अधातु हैं। अधातुओं की संख्या कितनी, जिनमें 11 गैसीय हैं, 1 द्रव के रूप में है और 10 ठोस हैं। ठीक है, तो 11 11 22 हो गया। चलिए, तो आपसे पूछेगा अधातु की संख्या कितनी, तो ठोस कितने, 10, गैस में कितने, द्रव अधातु कौन, तब ब्रोमीन। एगो याद रखिएगा, ये पूछता है ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि ये अकेला है ना, इसीलिए इसको पूछता है कि पूछेगा बताइए भाई कि ऐसे कौन से धातु जो द्रव अवस्था में, तब ब्रोमीन। कौन से धातु, तब मरकरी। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर इसका भी भौतिक गुण देख लेते हैं, फटाफट इसमें जल्दी जल्दी चलेंगे। देखिए, पहला है भौतिक अवस्था। अधातुएं सामान्यतः ठोस, द्रव और गैस तीनों होती है। अभी पीछे पढ़े, कुछ ठोस हैं, कुछ द्रव हैं और कुछ गैस हैं। चलिए, भंगुरता, भंगुरता का मतलब होता है कमजोर। हाँ, ये बड़ा ही अधातु क्या होती है, कमजोर। एक के हथौड़ी मारिएगा चूरम चूर हो जाएगा, है कि नहीं है। जैसे एगो लोहा का छड़ ले लीजिए, जैसे हमने पोस्टर में लगे थे, और पर मार के देखो तो हथौड़ी बहुत करेगा तो टन टन आवाज होगा, तनिए मुंह कानो कर थुथना उथना चपकेगा, है कि नहीं। लेकिन कोयला पर मार के देखो तो एक हथौड़ा पूरा बुकनी बुकनी कर देंगे। हमरे सन के बलगर आदमी रहेगा तो पूरा एकदम भसा देंगे भाई। चलिए, अरे हम नहीं भसक जाएंगे, ये लड़की कह रही कि सर आप खुद भसक जाइएगा। अरे ऐसी बात थोड़ी है, थोड़ा हम ना दिखाई पड़ रहे हैं, बताइए हम कोई कमजोर समझती है। चलिए आए किताब की ओर। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि भंगुरता का मतलब कमजोर। चमक, सभी धातु में चमक होती है, लेकिन अधातु में चमक है। हाँ, 2 गो बताए थे, वो कौन, ग्रेफाइट, एगो बताए थे आयोडीन।
इसमें चमक हो। अधातु है लेकिन धातु वाला एगो गुण रखले है, कौन वाला? चमक। आगे है उष्मा और विद्युत की चालकता। तो उष्मा, यहां पर छूट गया है विद्युत, यहां पर विद्युत लिखना होगा, ठीक है ना। तो जितने भी अधातु होते हैं ना, उष्मा के कुचालक और विद्युत के भी कुचालक होते हैं, यानी विद्युत उसमें नहीं जाते। लेकिन एगो याद रखिएगा, ग्रेफाइट वो है कौन? अधातु, लेकिन विद्युत की चालकता वाला गुण रखता है। आगे द्रव्यनांक और क्वथनांक, तो इनके द्रव्यनांक और क्वथनांक निम्न। धातु के होते हैं उच्च, इसके होते हैं निम्न। कठोरता, सभी धातु कठोर होते हैं, लेकिन अधातु सब कठोर नहीं होते हैं, मुलायम होते हैं, है ना। जैसे देखिए सल्फर, फास्फोरस, ये तो बहुत मुलायम है। लेकिन हाँ याद रखिएगा, एगो अपवाद में, हीरा है तो धातु लेकिन दुनिया का सबसे कठोरतम पदार्थ। परीक्षा में पूछता है सब दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ, हीरा तो आभूषणों में प्रयोग होता है, जानते हैं। आ शीशा काटे वाला जो ब्लेड होता है, ओकरे नोक पर हीरा लगल रहता है। में छोड़ा लेंगे सर जी। देखो भाई ये भी बोलिया, वो भी लड़का बोला, बताओ खतरनाक इतना चोरवा सब है जिसका कोई वर्णन नहीं। कहता है कोकरे में से हीरा छोड़ा लेंगे। चलिए बताइए भाई, आगे चलेंगे। घनत्व देखते हैं। अधातुओं के घनत्व क्या होते हैं? निम्न माने कमजोर। घनत्व क्या होता है? अच्छा घनत्व समझे बात को। घनत्व का मतलब देखिए, इतना को ढेला लीजिए लोहा का, इतना को ढेला लीजिए अधातु का, तो ये ज्यादा भरिया होगा। घनत्व का मतलब भारी, आई क्या होगा? हल्का, है ना। अब समझ गई। ध्वनि, अधातु जा को पीटने पर कोई ध्वनि नहीं होती है। अधातु को पीटेंगे ना तो कोई आवाज नहीं होगी, बेचारी चूर चूर हो जाएगी। आवाज क्या? चपक हो जाएगी, चप। चलिए इसी पर देखिए, बेचारा बेचारी पर एगो किस्सा याद आया। अब ब्रह्मा जी, सुनिए सुनिए जी, ब्रह्मा जी अकल बांटने के लिए बैठे, तो पुरुष लोग लाइन में लगैले थे, सब सब पुरुष लाइन में लग गया अकेले लेने के लिए। तो भाई वहां महिलाएं नहीं थी, पूछा गया महिलाएं कहाँ भाई? तो सब ब्यूटी पार्लर में गई हुई है। तब तक ब्रह्मा जी सारा जो है अकिल बांट दिए, और लिख बोर्ड, बोर्ड लिख दिए कि अकल खत्म हो गया। अब महिला पहुंची, बोली कि ऐसा कौन बात हुआ भाई कि हमरा हिस्सा आधा चाहिए, आधा हिस्सा चाहिए। अब जो है तो ब्रह्मा जी कहे तो ऐसा बात, अकल तो खत्म हो गया, अब कहां से लाया जाए? तो कहा एगो बता देते हैं, या तो तुम मुस्कुराएगी या नहीं तो रोएगी कि सब अकल वाला सब भस्म हो जाएगा। यानी कहने का अर्थ है लड़की मुस्कुरा दी या रो दी, समझिए पूरा भस्म, पूरा अकिलगर आदमी भी मुरझा जाता है। चलिए आई किताब की ओर। कितनों अकिलगर आदमी रही, लड़कियां अगर जो रोना शुरू कर दी, लगेगा कि सही में रो रही है। अरे वो मगरमच्छ का आंसू है, घबराना मत तू लोग। चलिए किताब की ओर। तो हम लोग पढ़ रहे थे विद्युत, ध्यान दो। हाँ, लड़कियां के आंसू आंसू नहीं, मगरमच्छ का आंसू, याद रखना, कखनो बदल सकता है भाई। हाँ, किताब की ओर। तो हम लोग पढ़ रहे थे विद्युत ऋणात्मकता। सुनिए सुनिए सुनिए, अब आइए क्लास की ओर। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि जितने भी धातु हैं धनात्मक गुण रखते हैं, लेकिन अधातु किसका गुण रखता है? ऋणात्मक वाला। कैसे? तो वो इलेक्ट्रॉन लेता है, धातु देता है, अधातु इलेक्ट्रॉन, जैसे हमने पहले समझाया कि क्लोरीन वहां इलेक्ट्रॉन लिया है ना। तो इस तरह से आपने क्या समझा कि ये विद्युत ऋणात्मक वाला गुण रखता है। कोई दिक्कत? तो हम लोग पढ़ रहे थे अधातु के भौतिक गुण। अब थोड़ा सा देख लेते हैं फटाफट रासायनिक गुण। वही चीज है जो आपने पीछे धातु वाला पढ़ा था। अधातुओं के रासायनिक गुण यानी ऑक्सीजन से अभिक्रिया। अधातु ऑक्सीजन से संयोग करके अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। अब देखिए, धातु करेगा तो क्षारीय, लेकिन अधातु करेगा तो अम्लीय। दूसरा, हाँ, और याद रखिएगा, जैसे देखिए सल्फर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो बनाया सल्फर डाइऑक्साइड। धातुओं तो ऑक्साइड बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, सॉरी, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। सल्फर भी तो ऑक्साइड बनाया, सल्फर डाइऑक्साइड। लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड जब जल से भी क्रिया कर लेगा तो क्या बना देगा? सल्फ्यूरस अम्ल। यानी कहने का अर्थ है कि कोई भी अधातु ऑक्सीजन से भी क्रिया करेगा तो ऑक्साइड बनाएगा, और यही ऑक्साइड अगर जल से भी क्रिया कर लिया तो अम्ल बनाता है। कोई दिक्कत? तो पहला गुण समझ गए। तो धातु का ऑक्सीजन से भी क्रिया करेगा तो बनाएगा क्षारीय, अधातु ऑक्सीजन से भी क्रिया कराएगा तो अम्लीय ऑक्साइड। किसी को दिक्कत? दूसरा,
क्लोरीन से अभिक्रिया, कोई भी अधातु क्लोरीन से अभिक्रिया करता है तो बनाता है क्लोराइड। क्या बनाता है? अरे सेम चीज ऑक्सीजन में वही होता है, ऑक्सीजन भी अभिक्रिया करेगा तो क्लोराइड बनाता है। जैसे देखिए सोडियम क्लोरीन से अभिक्रिया किया तो सोडियम धातु, क्लोरीन से अभिक्रिया किया, क्या बनाया? सोडियम क्लोराइड। नहीं करेगा? ठीक इसी तरह से हाइड्रोजन क्लोरीन से अभिक्रिया क्या बनाया? और भी बनाएंगे, है ना? चलिए, जल से अभिक्रिया, तो याद रखिएगा धातु जल से अभिक्रिया नहीं करती है। अम्ल से अभिक्रिया, अधातु सामान्यतः अम्ल से अभिक्रिया नहीं, धातु दोनों करता है, जल से भी करता है अम्ल से भी करता है, लेकिन अधातु न तो जल से करेगा न ही अम्ल से करेगा। कभी कभी अम्ल से करता है लेकिन हमेशा नहीं करता है। चलिए आगे चलेंगे। हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, अधातु हाइड्रोजन के साथ संयोग करके हाइड्राइड बनाता है। कोई दिक्कत? तो अभी तक आप पढ़ रहे थे धातु के भौतिक गुण, धातु के रासायनिक गुण, अधातु के भौतिक गुण, अधातु के। अब यहां से दो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अभी तक तो जो बन रहा था छोटा छोटा वो तो हम देखिए लिए, अब यहां से दो तीन इंपोर्टेंट है। एगो पूछता है क्वेश्चन में कि एल्यूमिनियम धातु का उपयोग खाना बनाने वाली बर्तन के रूप में क्यों करते हैं? हमने पीछे शायद भूल गया बताना आपको, इसलिए अभी याद आ गया तो बता देते हैं। अब याद रखिएगा एल्यूमिनियम उष्मा का अच्छा चालक है। एल्यूमिनियम उष्मा का अच्छा चालक है। कम भी तापमान दीजिएगा ना तो जल्दी गर्म हो जाता है, विद्युत या उष्मा कम खपत होती है, भोजन जल्दी बनता है, इसलिए खाना बनाने वाली बर्तन के रूप में हम लोग किसका उपयोग करते हैं? परीक्षा में पूछता है क्वेश्चन, याद रखना। एल्यूमिनियम का उपयोग खाना बनाने वाले में क्यों करते हैं? क्योंकि वो उष्मा का क्या है? अच्छा चालक। जब हम धातु में पढ़ रहे थे ना उष्मा का चालक था, वही हमको ही बताना था, लेकिन मिस माइंड हो गया, वहां भूल गए हम लोग। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और पूछेगा, भौतिक गुणों के आधार पर धातु अधातु में अंतर। क्या पूछेगा? तो आराम से तुम वहां क्वेश्चन में लिखना भौतिक गुणों के आधार पर धातु अधातु में निम्न अंतर है। नंबर 1, धातु विद्युत के सुचालक होते हैं, अधातु विद्युत के कुचालक होते हैं। दूसरा, धातु उष्मा के चालक होते हैं, अधातु उष्मा के कुचालक होते हैं। धातु कठोर होते हैं, अधातु भंगुर होते हैं। धातु में चमक होती है, अधातु में चमक नहीं होती है। धातु पर पीटने में आवाज होती है, अधातु में पीटने पर आवाज। अरे ये सब तो हम लोग आसानी से पढ़ लेते हैं, सीख लेते हैं, इसीलिए हमने ये लिख दिया। अब ये चिड़चिड़ी का मतलब है कि हमने जो बोला वही लिख लिया। हाँ, चलिए इतना तो समझ गए, लेकिन एगो इंपोर्टेंट चीज और है जो बच्चा को याद नहीं रहता है जल्दी से। ये धातु अधातु वाला तुमको याद रहेगा, लगभग 90% बच्चे याद कर लिए होंगे अभी कि धातु अधातु में क्या अंतर। तो धातु विद्युत के सुचालक, अधातु कुचालक। धातु अघात वर्धनीय तन्य, अधातु भंगुर। धातु में चमक, अधातु में चमक नहीं। धातु को पीटने पर आवाज, अधातु। धातु के द्रव्यनांक क्वथनांक उच्च, अधातु के निम्न। धातु की घनत्व उच्च, अधातु के निम्न। तो उ में उच्च, इ में निम्न, उ में उच्च, उ में निम्न कर देना। देखिए अब बता रहे थे, एगो लड़की कह रही है कि सर जी डांस कर रहे हैं। बताइए क्या बात है? तब ना कहे लड़की को दिमाग रहबे नहीं करता भाई, क्योंकि ब्रह्मा जी अकिल बांट रहे थे, सब चली गई थी ब्यूटी पार्लर में। अब आगे चलिए भाई, इतना बेइज्जती नहीं करिए, लड़का लोग खुश हो जाता है। हाँ चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे। देखिए एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रासायनिक गुणों के आधार पर धातु अधातु में अंतर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ऐसे नहीं लिखना तू भी वहां। रासायनिक गुणों के आधार, पहला, धातु जल में घुलकर क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। धातु जल में घुलेगी यानी जल से अभिक्रिया करेगी तो कैसा ऑक्साइड? क्षारीय। जबकि अधातु जल में घुलकर कैसा ऑक्साइड बनाएगी? अम्लीय। अगला, धातु धनायन होते हैं जबकि अधातु क्या होते हैं? ऋणायन होते हैं। ये सब हम लोग पीछे रासायनिक गुण में पढ़ लिए हैं। धातु जो होते हैं वो अबकारक होते हैं जबकि अधातु क्या होते हैं? धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है
जबकि सामान्यतः अम्ल से अभिक्रिया करती ही नहीं है। धातु जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन देती है, जबकि अधातु जल से अभिक्रिया करती ही नहीं है ना। बस 4-5 गो यही अंतर है, इतना याद कर लेना, एग्जाम की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट। तो एक नजर फिर से देख लेते हैं। तो मेरे भाई थोड़ा सा ध्यान देना, बड़ा ही वीवीआई क्वेश्चन है। पूछता क्या है आपसे एग्जाम में कि धातु अधातु में रासायनिक गुणों के आधार पर अंतर स्पष्ट करें। या क्वेश्चन ऐसे भी लिख सकता है, रासायनिक गुणों के आधार पर धातु अधातु में अंतर स्पष्ट करें। तुम आराम से क्या करना, सबसे पहले ऊपर में लिखना हल यानी उत्तर, तब लिखना रासायनिक गुणों के आधार पर धातु अधातु में निम्न अंतर है। क्या अंतर है? तो नंबर 1 ऐसे ही 2 भाग कर देना, पन्ना को फाड़ के नहीं कर देना, ये लकीर खींच के कर देना। एक तरफ लिखना धातु, एक तरफ लिखना अधातु, ठीक है, ऐसे लिख देना। अब लिखना रोमन संख्या 1, धातु जल में घुलकर यानी जल से अभिक्रिया करके क्षारीय ऑक्साइड बनाती है ना, जबकि अधातु जल से अभिक्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। किसी को दिक्कत? एक अंतर हो गया। दूसरा, धातु धनायन प्रवृत्ति के होते हैं यानी अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सकते हैं, जबकि अधातु ऋणायन प्रवृत्ति के होते हैं या किसी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। तो 2 गो अंतर क्लियर हो गया। तीसरा, धातु अवकारक होते हैं। अवकारक का मतलब है कि यह हाइड्रोजन से भी क्रिया करते हैं, ऑक्सीजन से अलग होते हैं, जबकि अधातु में ऑक्सीकारक गुण होता है, यानी इसको हम लोग कहते हैं उपचयन। उपचयन, इसको कहेंगे हम लोग अपचयन। अपचयन हम ये सब क्लियर कर लिए थे चैप्टर नंबर 1 में कि ऑक्सीकारक को कहते हैं उपचयन, अवकारक को कहते हैं अपचयन। तो ये समझ गए। आगे हैं, धातु अम्ल से अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, जबकि अधातु अभिक्रिया नहीं करती है। तो एगो ऑब्जेक्टिव बता दें, यहाँ पर एगो तनिक और समझा देते हैं। देखिए अभी आम का सीजन आने वाला है। पिछले साल गलती हो गई थी हमारी अनुष्का से, इसकी मम्मी अचार बनाने के लिए आम काटी, 4-4 फाँक कर दी, अब बोली कि इसको डोल में रख करके प्लास्टिक वाला में अब पानी रख देना, रात भर फूलेगी, कल इसको सुखाएंगे। हाँ, प्लास्टिक वाला डोल में। ये गलती से सुनी तो जरूर डोल में रखना है, लेकिन प्लास्टिक नहीं सुनी, वो टीन वाला जो डोल था ओकरे में भर पानी भर के मैं आम रख दी। आज सुबह मम्मी इसकी जब उठी, जब गई वहां पर चापाकल के पास, तो देखी पूरा डोल भरल है, लेकिन बाल्टा तो है भाई टीना वाला। सुतले में 4 थप्पड़ मारी एकरा मुंह पर। भोरे आई हमरे यहाँ दाग लागल था एकरा मुंह में। हम कहले ई का हुआ? तब मम्मी मारी है भोरे। कथी ला? तो मम्मी बोली थी प्लास्टिक वाला डोल में से धो दिए गलती से हमें। अब बताइए, ऐसे भी तो हम बताइए कि लड़की को उतना दिमाग होता नहीं है। चलिए भाई, तो अब आगे चलेंगे। तब हुआ क्या भाई? तब हुआ क्या? तो देखिए होता क्या है कि आम में होता है अम्ल। आम में क्या होता है भाई? कौन अम्ल होता है भाई बताओ तो? भाई आम में, कच्चे आम में सिट्रिक अम्ल। चलिए, हाँ ठीक है, तो चलिए कच्चा आम हो गया। अम्ल, सुनिए, तो अम्ल है तो वो धातु से क्या करेगी? संक्षारित, जंग लगेगी। तो ये बाल्टी में जंग लग गई, और वही प्लास्टिक वाला में रखता तो जंग नहीं ना लगता भाई, क्योंकि अम्ल तो अभिक्रिया करती नहीं अधातु से। प्लास्टिक हो गया अधातु, तो अम्ल से अभिक्रिया, अधातु अम्ल से अभिक्रिया करती है। एक और क्वेश्चन हमको याद आ गया, अभी तनिक बता ही देते हैं। पीतल के बर्तन में दही नहीं पौरा जाता है भाई, क्यों? पीतल या तांबे के बर्तन में, हाँ बोलिए। हाँ, अम्ल होने के बाद अगर पीतल या तांबे के बर्तन में अगर आप पौर देंगे तो वो ना जहरीला हो जाता है, और वो दही अगर खा लेंगे तो आपकी मृत्यु हो सकती है, ठीक है ना। इसीलिए पीतल या तांबे के बर्तनों में दही नहीं जमाई जाती है। परीक्षा में पूछता है, आपकी किताब में भी होगा मेरे ख्याल से, पूछेगा आपके पीतल या तांबे के बर्तनों में दही क्यों नहीं जमाई जाती? इसलिए क्योंकि दही अम्ल है, पीतल और तांबे से अभिक्रिया करके वह जहरीला हो जाता है। इसीलिए बर्तन को संचारित करे तो दूर की बात है, वो हो जाएगा जहरीला, वो खाद्य पदार्थ है, खाइएगा आपकी मृत्यु हो सकती है। इसीलिए उसे दही नहीं जमाया जाता है। तो इतना तक समझ गए।
तो आज के लिए इतने ही। कल मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ, जो शेष पार्ट्स हैं उनको लेकर आएंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और यहाँ तक अगर आप वीडियो देखे हैं तो आशा है कि आपको मजा तो जरूर आया होगा। हंसते मुस्कुराते साथ हम लोग अध्याय खत्म कर लिए। तो हमें भी इसी के साथ हमें विदा दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हाँ बुआरे, लाइक जरूर कर देना, कमेंटो तनी वो करना प्रेम से, एगो अपना प्यारा सा नाम, कहाँ से देख रहे हैं बता देना।